हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू एसओआईसी। तो आज की इस वीडियो के अंदर वी विल बी एनालाइजिंग कि केपीआईटी, टाटा एलेक्सी और टाटा टेक्नोलॉजीज के बिजनेस में क्या एक कॉमन प्रॉब्लम इस टाइम पे चल रही है। हम लोग ये भी एनालाइज करेंगे कि इन बिजनेसेस में जब भी हम आईटी सेक्टर को देखते हैं तो आईटी सेक्टर में क्या हमें की चीज़ें देखनी चाहिए। एंड साथ साथ हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टाइप ऑफ कंपनीज एंड नॉर्मल आईटी सर्विसेज कंपनीज। तो पहले तो हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस। सो दीज आर ER&D बिजनेसेस एंड दीज आर नॉट सर्विसेज कंपनीज। तो ER&D बिजनेसेस के अंदर क्या होता है, these are essentially companies which help other major companies in the world in doing R&D and also in development of products. तो प्रोडक्ट्स की डेवलपमेंट और R&D के अंदर हेल्प करते हैं। तो आपको एक चीज़ क्या याद रखनी है कि जब इनके एंड कस्टमर्स अच्छा कर रहे होते हैं तो R&D पे भी ज़्यादा खर्चा होता है, राइट, एंड साथ साथ प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे भी ज़्यादा खर्चा होता है। तो इन अ वे जो आपका कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज बिजनेसेस हैं, जो फार्मा के अंदर क्रैम्स कंपनीज हैं, वो अपने इनोवेटर कंपनीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है, उनको प्रोडक्ट में मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करती है। सिमिलरली जो हमारी ER&D कंपनीज है, दे डू अ सिमिलर रोल, राइट, बट प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड साथ साथ जो R&D का रोल है उसमें हेल्प करती हैं, चाहे वो हेल्थ केयर का आपका ER&D हो। कुछ कंपनीज जो मैन्युफैक्चरिंग का ER&D है उसमें के अंदर भी हेल्प करती हैं, जैसे LTTS का एक आप एग्जाम्पल लेंगे। कुछ कंपनी सिर्फ ऑटो वर्टिकल का ER&D करती हैं, जैसे KPIT का एग्जाम्पल हो गया, राइट। कुछ कंपनीज हैवी इंजीनियरिंग का भी ER&D करती हैं, जैसे आपका LTTS का एग्जाम्पल हो गया, एक्सिस किड्स का एग्जाम्पल हो गया, राइट। कुछ कंपनीज हेल्थ केयर का भी करती हैं, जैसे आपका टाटा एलेक्सी का एग्जाम्पल हो गया। और ऑटो में वापस एग्जाम्पल हमारा टाटा टेक्नोलॉजीज का हो गया। तो आप इस इंडस्ट्री को ऐसे बाइफरकेट कर सकते हो, एंड दिस इज हाउ द ER&D इंडस्ट्री वर्क्स। अब ER&D और IT सर्विसेज इंडस्ट्री में क्या फ़र्क है। सर्विस इंडस्ट्री के अंदर आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं, जैसे TCS हो गया, तो जो भी बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज है वर्ल्ड में, तो उनके लिए बेसिकली बैक एंड ऑपरेशन की सर्विसेज हैं, दीज कंपनीज कैन प्रोवाइड, राइट। साथ साथ इंश्योरेंस कंपनीज को भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ऑटो कंपनी को भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बट दे आर नॉट इन टू हेल्पिंग दीज कंपनीज टू R&D और डेवलप प्रोडक्ट्स। सो दैट इज द की डिफरेंस बिटवीन द बोथ बिजनेस मॉडल्स। एक सबसे बड़ा बिजनेस मॉडल का क्या फ़र्क है कि ER&D कंपनीज में ऑपरेटिंग लेवरेज ऊपर की टाइम पे बहुत अच्छी होती है और नीचे की टाइम पे बहुत ख़राब होती है। ऐसा क्यों है? देखिए, इसका एक बड़ा सिंपल रीज़न है। आईटी सर्विसेज़ के अंदर एम्प्लॉइज़ को ट्रेन करा जा सकता है, राइट? तो आपकी जो स्किल रिक्वायर्ड है दैट इज़ नॉट स्पेसिफिक और डोमेन स्पेसिफिक। व्हेयरएज़ ER&D जो बिज़नेसेज़ है आपके, ER&D बिज़नेस में इंजीनियर्स को ट्रेन करना पड़ता है। तो हर एक प्रोजेक्ट पे आप इंजीनियर्स को ट्रेन कर रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, एक सेपरेट मैन पावर या सेपरेट थोड़े से एक्स्ट्रा एम्प्लॉइज़ मेंटेन करके चलते हैं, व्हिच लीड्स टू अ हायर बेंच स्ट्रेंथ। एंड अगर हायर बेंच होता है, तो आप एक्स्ट्रा लोग हमेशा मेंटेन करके चलते हैं, तो आपका ओपेक्स भी ज़्यादा होता है। तो जब सेल्स बढ़ती हैं, तो क्योंकि दीज कंपनीज हैव अ हायर बेंच और अ लार्जर बेंच, तो व्हाट हैपेंस इज दैट की ऑपरेटिंग लेवरेज किक इन कर जाती है। पर जब सेल्स घटती हैं, तो आप एम्प्लॉइज़ को एकदम तो निकाल नहीं सकते, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत ही एक डोमेन स्पेसिफिक जॉब है और स्पेशलाइज़्ड है। सो व्हाट हैपेंस इज़ दैट ऑपरेटिंग डीलेवरेज प्ले करती है और आपके मार्जिन्स बहुत क्विकली कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाते हैं, या तो मार्जिन्स की जो स्पीड थी बढ़ने की वो कम हो जाती है। तो ER&D बिज़नेसेस की ये एक साइकिल है। 2017 से लेके 2020 तक टाटा एलेक्सी की एक खराब साइकिल थी, क्योंकि जैगुआर व्हिच इज़ वन ऑफ देयर लार्जेस्ट कस्टमर्स वेंट थ्रू अ पेनफुल पीरियड, एंड उस पेनफुल पीरियड में प्रॉब्लम टाटा एलेक्सी के साथ भी हुई, राइट। फिर 2020 के बाद जब ऑटो साइकिल वर्ल्ड में अच्छा करने लगी, फॉर 2 years ऑल दीज कंपनीज डिड वेल। एंड आज हम देखते हैं कि वेदर व्हाट इज हैपनिंग इन दिस साइकिल, एंड अभी हम जाके इन कंपनीज के फाइनेंशियल्स देखेंगे। बट जस्ट बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, हमने 2021 के नवंबर में या 2022 के आसपास एक टाटा एलेक्सी पे वीडियो बनाई थी, दैट ट्रीज डोंट ग्रो टिल स्काई। जिसको वो वीडियो याद है, डू ड्रॉप अ हेलियस इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज टाटा एलेक्सी का 100 का पी हो गया था। एंड ऑपरेटिंग लेवरेज यहाँ पे ऊपर की साइड भी दिखती है और डाउन की साइड भी दिखती है। तो वहाँ पे एक पॉइंट था कि ऑपरेटिंग लेवरेज और आनी कम हो गई थी। सो दैट इज हाउ यू स्टार्ट आइडेंटिफाइंग दीज डिफरेंट वेरिएबल्स इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज। अब हम स्टार्ट करते हैं इन तीनों बिजनेसेस के एनालिसिस के साथ, और हम देखते हैं इन कंपनीज को भी क्या चीज़ ट्रबल कर रही है। फिर हम इनके एक बारी फाइनेंशियल्स भी देखेंगे, रीसेंट कमेंट्री भी देखेंगे, पूरी इंडस्ट्री से ट्रायंगुलेट करके भी देखेंगे, एंड फाइनली एक बारी चार्ट्स भी देखेंगे इन कंपनीज के। तो एक बार हम फाइनेंशियल्स देखते हैं। फाइनेंशियल्स में एक चीज़ देखते हैं, ब्यूटी ऑफ फंडामेंटल मोमेंटम एंड ब्यूटी ऑफ फंडामेंटल रिवर्सल। तो पहले मैं आपके सामने टाटा एलेक्सी का एग्जांपल खोलता हूँ यहाँ पे। तो टाटा एलेक्सी का हम बिजनेस खोलते हैं, एंड टाटा एलेक्सी का हम देखते हैं
पीक पे क्या पी रेशियो गया था, ऑलमोस्ट 110 टाइम्स, राइट? दैट इज एन इंटरेस्टिंग थिंग। एंड टाटा एलेक्सी के केस में आप देखते हैं, तो हम स्टैंड लोन पे देखते हैं, कंसोल पे प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे हम देखते हैं एक चीज़, आपको यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिलेगी जस्ट ऊपर एयर। तो जो मैंने आपको बिगनिंग ऑफ द वीडियो में एक पॉइंट बताया था कि ER&D कंपनीज के अंदर एक ऑपरेटिंग लेवरेज और ऑपरेटिंग डी लेवरेज काफ़ी बड़ी रहती है। तो यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो टाटा एलेक्सी के केस में जब सेल्स ग्रोथ 20-30% प्लस आ रही थी, तब मार्जिन को क्या हो रहा था, राइट? पहले मार्जिन 18-20% से वो बढ़ के 33, 32, 33, 30, 30, 30 के आसपास हुए। एंड जस्ट लुक एट सेल्स ग्रोथ ट्रेंड। तो आपको सेल्स ग्रोथ का ट्रेंड दिखेगा कि सेल्स ग्रोथ का ट्रेंड वाज रियली स्ट्रॉन्ग, बट लास्ट 5-6 क्वार्टर से पहले सेल्स ग्रोथ का ट्रेंड स्टार्टेड वीकनिंग, राइट? तो 20-30% की सेल्स ग्रोथ 17% होगी, फिर 15 हुई, फिर 11 हुई, 8 और अब 2% रहेगी, राइट? नाउ सी, दिस इज द ब्यूटी ऑफ फंडामेंटल मोमेंटम। तो whenever fundamental momentum in a company starts, whenever fundamental momentum in a company starts, it can last for several quarters. Whenever the momentum stops, fundamental momentum जो growth stop होती है, तो it can also last for several quarters. तो अगर आप देखेंगे अब टाटा एलेक्सी के मार्जिन को क्या हो रहा है, तो आई थिंक वी मेड द वीडियो समवेयर अराउंड दिस टाइम व्हेन द मार्जिन्स वर एट अ पीक लाइफ टाइम हाई, इज दैट द फंडामेंटल मोमेंटम हैज स्टॉप्ड एंड द EBITDA margins have been contracting, right? So again, this is an important aspect to understand, because चाहे वो टाटा एलेक्सी का एग्जाम्पल हो या KPIT का एग्जाम्पल हो, तो KPIT का फिर भी बिजनेस थोड़ा बेटर करा टाटा एलेक्सी से, बिकॉज इट इज़ वेरी वर्टिकल फोकस्ड। तो KPIT के केस में भी अगर आप देखेंगे तो लास्ट सेवरल क्वार्टर्स से द कंपनी वॉज ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ 20-30% प्लस, इवन 40% टाइप ग्रोथ, but this is the first ever quarter where KPIT has come down to 17.5% growth, right? एंड अगर आप देखेंगे मार्जिन एक्सपैंड हुए, बट अब मार्जिन मोर और लेस अब 20-21% के बैंड विथ में इस टाइम पे दिख रहे हैं, इवन दो KPIT इज डूइंग फिनॉमिनली वेल, बट दीज आर बिजनेस साइकिल्स। और ये बिजनेस साइकिल खराब क्यों हो रहे हैं, मैं आपके साथ वो भी डिटेल में डिस्कस करूंगा। फाइनली अगर आप एक और बिजनेस का एग्जाम्पल लेंगे, टाटा टेक्नोलॉजीज का, राइट? सो लेट मी ओपन टाटा टेक्नोलॉजीज ओवर है, लेट्स ओपन टाटा टेक्नोलॉजीज। तो टाटा टेक्नोलॉजीज में आपको भी दिखेगा कि PE मल्टीपल 46 टाइम्स के आगे। इसका हमने IPO पे एनालिसिस करा था, और IPO के बाद भी वैल्यूएशन का एनालिसिस करा था कि टाटा टेक्नोलॉजीज काफ़ी महंगा लिस्ट हुआ है। आपको याद होगा 80 टाइम्स की PE पे लिस्ट हुआ, एंड व्हाट हैज हैपेंड सिंस देन, द मार्जिन्स हैव बीन फॉलिंग एंड द मार्जिन्स हैव फाउंड अ बेस ऑफ 80% तो मार्जिन्स इनके भी नीचे आके 80% के आसपास मार्जिन्स हो गए हैं टाटा टेक्नोलॉजीज के। बट मोर इम्पॉर्टेंटली सेल्स ग्रोथ हैज़ बीन लैकलस्टर पोस्ट लिस्टिंग, तो ऑलमोस्ट सिर्फ सिंगल डिजिट सेल्स ग्रोथ आ रही है। तो एक बिजनेस जिसमें ऑपरेटिंग लेवरेज बहुत है, वहाँ पे अगर सिंगल डिजिट सेल्स ग्रोथ आए, तो वहाँ पे ओवरहेड कॉस्ट तो आपके बढ़ते ही जाते हैं। तो यही इन बिजनेसेस में प्रॉब्लम रहती है। अब हम देखते हैं फाइनल रीजन कि इन बिजनेसेस में ये प्रॉब्लम आ क्यों रही है। तो पहले तो मैं आपको TCS की कॉन्फ्रेंस कॉल पे लेके जाऊंगा, बिकॉज क्या है कि अगर जैसे मेरे को बैंकिंग में कुछ जानना है, तो मैं कोटक बैंक और HDFC बैंक की कॉन कॉल पढ़ता हूँ सब सेगमेंट्स में। सिमिलरली TCS की कॉन कॉल में आऊंगा और कंट्रोल F करूंगा ऑटो, राइट? जो भी ऑटोमोटिव बिजनेस है TCS का, आप यहाँ पे इनकी कॉन्फ्रेंस कॉल में देख सकते हैं कि ऑटोमोटिव के बिजनेस में कंपनी का इस टाइम पे इंडस्ट्री स्पेसिफिक इशू चल रहा है कि इन Q3 वी कंटिन्यू टू सी सॉफ्टवेयर इन मैन्युफैक्चरिंग ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ मैक्रो एंड इंडस्ट्री स्पेसिफिक इशू इन ऑटो एंड एरोस्पेस। हाउएवर वी सी अ गुड लार्ज नंबर ऑफ डील्स एटसेट्रा एटसेट्रा। सिमिलरली अगर आप टाटा एलेक्सी की कॉन कॉल में आते हैं, तो आपको यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलेगी, और दिस इज आई एम कनेक्टिंग द डॉट्स अक्रॉस इंडस्ट्रीज। तो टाटा एलेक्सी की कॉन कॉल में आते हैं, और यहाँ पे अगर आप एक वर्ड सिर्फ मेंशन करते हैं, स्लो डाउन, एक स्लो डाउन का वर्ड मेंशन करते हैं, तो यहाँ पे टाटा एलेक्सी मेंशन करती है यूरोप हैज़ बीन अ लिटिल स्लो एंड इंडिया विल डेफिनेटली एक्सेलरेट, US विल बी स्टडी। तो यूरोपियन बिजनेस की बात करें कि यूरोपियन बिजनेस हैज़ बीन स्लो, राइट? तो यूरोप का बिजनेस अभी इनको स्लो डाउन दिख रहा है, राइट? सो स्लो डाउन के बहुत सारे क्वेश्चन इनसे कॉन्फ्रेंस कॉल में आस्क्ड है। सिमिलरली अगर आप टाटा टेक्नोलॉजीज में आते हैं, तो उनकी कॉन्फ्रेंस कॉल में भी आपको एक बहुत अच्छी इंसाइट मिलेगी अबाउट द स्लो डाउन। जस्ट लुक एट दिस स्लो डाउन, दिस इज व्हाट द आंसर कि द स्लो डाउन ऑफ डिमांड वी हैव सीन इन वेस्टर्न मार्केट्स बट वी हैव नॉट सीन इन एशिया। तो मानिए एक स्लो डाउन ऑफ डिमांड है वेस्टर्न मार्केट्स में, एंड दे हैव नॉट सीन अ स्लो डाउन इन चाइना ऑल्सो। बट अब यहाँ पे हम चलते हैं बियॉन्ड द रीजनिंग दैट द कंपनी इज गिविंग अस कि स्लो डाउन क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हम लोग पूरी ऑटो की वैल्यू चेन भी ट्रैक करते हैं। तो यहाँ पे हम एक बिजनेस ट्रैक करते हैं RACL गियरटेक के नाम का। RACL गियरटेक के नाम का बिजनेस है, विच इज़ अ कॉम्प्लेक्स गियर मैन्युफैक्चरर फॉर अ लॉट ऑफ यूरोपियन OEMs. And this is also a company which has grown its sales consistently. And just look at last 2 quarters, what has happened to the sales. The sales have fallen, right? -3% and -0.05%. It was flat. And this is also a manufacturing company with a high operating leverage and high operating deleverage on both sides of the thing.
So one of their customers also, which is KTM, recently went bankrupt, and again that's a European business. तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, इस इंडस्ट्री में अभी क्या चल रहा है। अगर आप यहाँ पे इस चार्ट को देख सकते हैं, तो इस इंडस्ट्री के अंदर अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या चल रहा है यूरोप के अंदर, कि चाइना से बहुत ज़्यादा बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल का पेनिट्रेशन हो रहा है। तो चाइना बहुत ज़्यादा अपनी ईवी यूरोप के अंदर एक्सपोर्ट कर रही है इस टाइम पे। एंड जो यूरोपियन ओईएम कंपनीज हैं, उन पे इस वजह से एक मार्केट शेयर का प्रेशर आ रहा है। तो चाइना का मार्केट शेयर, इंक्रीमेंटल मार्केट शेयर इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूरोप में 1% से 50% हो गया लास्ट 4-5 ईयर्स में। एंड चाइनीज ईवी व्हीकल्स जो हैं, दे आर मच मोर अफोर्डेबल, दे हैव सिमिलर फीचर्स, they have better battery life, and China has it is established sort of a monopoly when it comes to battery chemicals, battery material at the lowest cost possible. तो build your dreams या BYD की भी बात करते हैं, तो now BYD has also overtaken Tesla to become world's number 1 company. तो ऐसे सिनेरियो में इस ग्राफ को आप वापस केयरफुली देखिए। तो ऐसे सिनेरियो में क्या होता है, ऐसे सिनेरियो में आपकी जो OEM कस्टमर है, जैसे Volkswagen का आप इस न्यूज़ में देखते हैं, तो Volkswagen इज टॉकिंग अबाउट डाउन साइजिंग, कि Volkswagen को शायद से फैक्ट्री बंद ना करनी पड़े। सिमिलरली KTM अभी रिसेंटली बैंकक्रप्ट हो गया, जो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। तो ऐसे सिनेरियो में क्या होता है, एंड कस्टमर स्ट्रगल कर रहे हैं। इवन तो BMW टाइप बिजनेसेस फिर भी अच्छा करेंगे, बट कस्टमर्स जब स्ट्रगल कर रहे हो तो मर्जर्स होते हैं। एंड ऐसे सिनेरियो में जब पूरा आपकी एंड इंडस्ट्री अच्छा नहीं करती, तो जनरली जो उसके प्रॉक्सी प्लेयर्स होते हैं वो भी अच्छा नहीं कर पाते। तो ये इस वजह से इंडस्ट्री में स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, जो नियर 1 to 2 ईयर्स में परसिस्ट कर सकता है, अगर चाइनीज सप्लाई पे कोई एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लगाता। तो इवन तो यूरोप के लिए लगाना मुश्किल है, यूएस ने तो लगा ही रखी है। तो दैट इज व्हाट इज रियली हैपनिंग इन दिस इंडस्ट्री राइट नाउ। नाउ जस्ट बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, एक इन्वेस्टर की बुल मार्केट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, एंड स्पेशली जब बुल मार्केट स्लो हो रही हो। पहली चीज़ क्या प्रॉब्लम होती है कि हमें अपने एसेट एलोकेशन क्राइटेरियाज क्लियर नहीं होते। तो हमें ये नहीं पता कि डिफरेंट एसेट क्लासेस कौन कौन से हैं। बियॉन्ड इक्विटी भी एक वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है। सेकेंड प्रॉब्लम क्या होती है कि इवन तो हम इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, हमें फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बिजनेसेस फिल्टर करने नहीं आते या देखने नहीं आते। थर्ड की क्राइटेरिया होता है हाउ टू फाइंड इंट्रिंसिक वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक्स, कि एक स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकालें, एंड अक्रॉस द सेक्टर्स कैसे हम इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, विच इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वेबिनार्स जो हम SOIC के अंदर अभी करा रहे हैं, जहाँ पे हम अक्रॉस द सेक्टर्स डिफरेंट सेक्टर्स की जाके वैल्यूएशन पैरामीटर्स देख रहे हैं। फोर्थ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है कि आपको एग्जिट और एंट्री फ्रेमवर्क नहीं आता, जिन काफ़ी लोगों को आता है, बट जिनको नहीं आता, तो एक एग्जिट और एंट्री फ्रेमवर्क बनाना बहुत ज़रूरी रहता है, जो एक रिटेल इन्वेस्टर अपने पर्सनल लेवल पे सीख सकता है कोर्स के अंदर उससे। देन फिफ्थ की क्राइटेरिया क्या है, हाउ टू फाइंड बिजनेसेस, स्क्रीन कैसे करें इंटरेस्टिंग स्टॉक्स को, एंड लास्टली डिफरेंट सेक्टर्स की लैंग्वेज क्या हमें बताती है। ऑल दीज थिंग्स आर पार्ट ऑफ वन SOIC मेंबरशिप, एंड यू कैन रजिस्टर फॉर द SOIC कोर्स। द लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। यू कैन यूज अ कूपन कोड SOIC bonus 10 which is valid for the next 3 days. With this, let's go back to the video. अगर हम स्टॉक स्कैन्स पे आते हैं, तो स्टॉक स्कैन्स पे आपके साथ में एक एक्सरसाइज करता हूँ कि स्टॉक स्कैन्स पे हम इस पूरे सेक्टर का एक कस्टम इंडेक्स बनाते हैं। तो इस पूरे सेक्टर का हम एक कस्टम इंडेक्स बना के देखते हैं, विच विल गिव अस बेसिकली अ फेयरली गुड आइडिया। तो यहाँ पे हम देखते हैं, क्रिएट न्यू करते हैं, और क्रिएट न्यू में इंडेक्स में बेसिकली हम कंपनीज डालते हैं। पहले इंडेक्स का नाम देता हूँ ER&D कंपनीज, ER&D कंपनीज, राइट। एंड इस इंडेक्स के अंदर हम डालते हैं कंपनीज, हम एक टाटा एलेक्सी डालते हैं। लेट मी जस्ट पुट इन टाटा एलेक्सी, लेट मी जस्ट पुट इन KPIT, let me just put in KPIT, and also let me just put in third company by the name of Tata Technologies, and also let me put in LTTS, which is like spread across verticals. And let's open the chart. You'll see कि chart is clearly in a stage 4 trend right now. तो ER&D बिजनेस इसका चार्ट अभी स्टेज 4 ट्रेंड में, और वैल्यूएशंस अभी भी एक्सपेंसिव है, माने टाटा प्रॉबेबली एक्सपेंसिव है, आपको खुद इंडिपेंडेंटली व्यू लेना पड़ेगा, क्योंकि टाटा एलेक्सी ऑलरेडी 40-45 टाइम्स की पी है। KPIT आज भी, आई थिंक KPIT का अगर हम पी मल्टीपल देखते हैं तो ऑलमोस्ट 50 टाइम्स के आसपास KPIT भी ट्रेड कर रहे हैं। सिमिलरली इफ यू लुक एट अ बिजनेस लाइक टाटा टेक्नोलॉजीज, फर्स्ट टाटा टेक्नोलॉजी भी ऑलमोस्ट 46 टाइम्स की पी मल्टीपल पे ट्रेड कर रहे हैं। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन दिस इंडस्ट्री राइट नाउ, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप इस इंडस्ट्री के अंदर इंटरेस्टेड हैं या आप इस इंडस्ट्री को भी अवॉइड कर रहे हैं। With this, let's go towards the conclusion of the video. Thank you so much for watching this video. In conclusion of this video, हमने पहले देखा ER&D कंपनीज और IT सर्विसेज कंपनीज में क्या डिफरेंस है। देन हमने देखा कि ER&D कंपनीज में ग्रोथ मोमेंटम स्लो हो रहा है इस टाइम पे। फिर फाइनली हमने देखा कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से स्लो हो रहा है, एंड फिर साथ साथ हमने जाके चार्ट्स देखे कंपनीज के और थोड़ा वैल्यूएशन का डिस्कशन करा। नेक्स्ट वीडियो हमें ऐसी कौन सी बिजनेस या इंडस्ट्री पे बनानी चाहिए, मैं पर्सनली लीन करूँ कि वी शुड मेक अ वीडियो ऑन जियो फाइनेंस, बिकॉज अ लॉट ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स आस्क अबाउट दैट, और टाटा मोटर्स, बिकॉज काफ़ी क्वेश्चन जियो फाइनेंस और टाटा मोटर्स पे आते हैं।
और ऑल्टरनेटिवली वी शुड मेक अ वीडियो ऑन व्हाट टू लुक फॉर इन द करंट मार्केट एनवायरनमेंट, कि आज के मार्केट एनवायरनमेंट में एक रिटेल इन्वेस्टर को क्या एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए एंड कैसे जनरली एक्ट करना चाहिए सो दैट दे आर थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो कि आप नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहते हैं. जय हिंद.